डॉक्टर भंडारी, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और शिशुओं का जब जिक्र आता है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ये मौसम मुसीबत वाला होता है, सर्दियों का मौसम। सर्दियाँ आते ही उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो बताएं कि इस मौसम में बच्चों को ज़्यादातर क्या परेशानियाँ होती हैं और उनका क्या सुगम तरीका उनसे निपटने का? जैसे सर्दियाँ चालू होती है तो चेंज ऑफ वेदर हुआ, थोड़ी गर्मी से थोड़ी सर्दी चालू हुई, तो इस दौरान कई नए प्रकार के वायरसेस भी होते हैं जो उत्पन्न होते हैं। कई प्रकार की बीमारियां जो गर्मियों में होती है वो ठंड में नहीं होती, वो कम भी पड़ती है। सो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो कॉमन चेंज होता है, वायरल इन्फेक्शंस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं इस दौरान ठंड के मौसम में। और वायरल अपन खैर अभी तो पूरी दुनिया जूझ रही है कोविड से, तो उसी प्रकार के अलग फ्लू के वायरसेस होते हैं, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा और रोटा वायरसेस, ये सारे थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस दौरान। तो उसका बीमारी बेसिकली ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है। कोई अपने सामने खांसी करे तो अपने को फैल जाती है, बच्चे आपस में खेलते हैं तो ये फैलती है। तो अपने को जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का हाथ धोना, जो अभी अपन कोविड में करे आ रहे हैं, वो सब प्रिकॉशंस अभी इन्हें भी लेने ताकि ये बीमारियां अभी अपने को कम लगे और अपने बच्चों को कम लगे। ये रेडियो लेक सिटी है और हमारे ख़ास मेहमान आज डॉक्टर हरित भंडारी। डॉक्टर भंडारी, आपने जिक्र किया इस म्यूज़िकल ब्रेक पर जाने से पहले कि बहुत सारी चीज़ों में सोशल डिस्टेंसिंग, ये शब्द वैसे भी बहुत सुनाई देता है। थोड़ा सा बच्चों के मामले में इसको आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है? बच्चे हालांकि आजकल मास्क वास्क थोड़ा इधर उधर मुंह पर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी भागते दौड़ते हैं, मौका देखते हैं, माँ बाप इधर उधर होते हैं तो हटा भी देते हैं। तो उनसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाना एक थोड़ा सा पेचीदा काम है। वो करवा भी लिया जाए तो भी क्या कुछ दिक्कतें इस मौसम में या इस कोविड-19 के समय में आती हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। हम भी ये रोज़ देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं हम लोग। ये अपन बच्चों को बोलते हैं लगा के रखो, थोड़ी देर बच्चे लगा लेते हैं और उसके बाद में फिर वो खेलने लग जाते हैं, वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते और बहुत मुश्किल काम है कराना। लेकिन अपनी तरफ से अपन उनको जितना मैक्सिमम समझा सकें अपने को करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हैंड वॉशिंग जो अपन वो करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का इसमें मैं इम्पॉर्टेंट रोल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फ्लू सीज़न के अंदर स्वाइन फ्लू और सीजनल फ्लू की वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए, बच्चों में भी और बड़ों में भी। अपन नहीं चाहते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वैसे ही बहुत ओवरवेलम हो रही है अभी इस बीमारी की वजह से, तो नई नई बीमारियों से अपने को एडमिशन करना पड़े, बच्चे भर्ती करना पड़े, वो ना हो। उसके लिए टीकाकरण, ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ों को अपन फॉलो करें तो ये सीज़न अपन अच्छी तरह निकाल सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो लेक सिटी और हमारे मेहमान डॉक्टर हरित भंडारी। डॉक्टर भंडारी, आप बच्चों के विशेषज्ञ हैं, थोड़ा सा बताएं कि इन दिनों जब कोविड-19 का संकट है तो बहुत सारे लोग बड़े भी अस्पताल जाने से घबरा रहे हैं। वो घबराते हैं इस वजह से भी हैं कि जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर चूँकि ये वायरस है, इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अस्पतालों में इसके फैलने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। ऐसे में वैक्सीनेशन या बच्चों की छोटी मोटी बीमारियों को लेकर भी माँ बाप अस्पताल जाने से हिचकिचाते हैं, वे क्या करें? इस प्रकार के जो केसेस आते हैं, जो साधारण सर्दी खांसी फ्लू लाइक सिम्टम्स, जो बच्चे सीरियस नहीं हैं, हल्की सर्दी ज़ुकाम हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है वो दिया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात इस सीज़न में या इस साल जो हम लोगों ने भी, डॉक्टर्स ने भी सीखी है और जनरल पब्लिक ने भी सीखी है, वो है टेलीमेडिसिन। वीडियो कंसल्टेशन करके टेलीमेडिसिन के द्वारा हम लोग बच्चों को देख सकते हैं और बच्चों को एक जनरल आइडिया लेके, आपकी हिस्ट्री लेके, और हम ट्रीटमेंट लिखवा सकते हैं आपको। उसके लिए आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस सीज़न में टेलीमेडिसिन का बहुत अच्छा स्कोप दिखा है और बहुत फ़ायदा भी मिला है बच्चों को इसके लिए। डॉक्टर भंडारी, यहाँ एक प्रश्न और आता है। एक तो हमारे मन में एक इमेज है, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में भी एक बॉक्स लेकर आएगा, कार से उतरेगा और फिर स्टेथोस्कोप लगाएगा और उसके बाद ही कुछ इलाज होगा। यानी डॉक्टर जब तक आपकी नब्ज़ खुद अपने हाथों से न जांच ले, ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर जांचता है तो वो थोड़ा सा प्रामाणिक लगता है। तो ऐसे में टेलीमेडिसिन आ तो गई, तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स के मन में संदेह तो नहीं लगता कि डॉक्टर भंडारी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, ये डेफिनेटली होता है। ये एक अपन जनरल भी अपन सोचें तो भी ऐसा लगता ही है कि टेलीफोन पे या वीडियो देखते हुए हम कैसे ट्रीटमेंट लिखा सकते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी बनती है जैसे अभी इस साल बनी है, तो इट इज़ बेटर कि हम लोग जितना अपन अवॉइड कर सकें ट्रैवल, जितना अपन हॉस्पिटल सेटअप में आना, सो इट इज़ बेटर कि हम लोग, और कई चीज़ें जो होती है हम हिस्ट्री टेकिंग से, जो हमें सिखाया जाता है क्लिनिकल मेडिसिन से, हिस्ट्री टेकिंग से, बच्चे को अपीयरेंस देख के, बच्चे का रोने का एक आवाज़ देख के, खांसी का टाइप देख के एक बेसिक आइडिया लग जाता है
और फिर हम पेशेंट्स और अटेंडेंट्स या मदर फादर को ये भी समझाते हैं कि डेंजर साइंस क्या होते हैं। सब बच्चे को हम बात करते हैं तो हम बताते हैं इस बीमारी में ये डेंजर साइन की संभावना है, जो उनको पता होनी चाहिए, और वो कई बार हम लिख के भी दे देते हैं उसमें। तो वो पेशेंट ध्यान रखते हैं, हाँ भाई ये चीज़ तो नहीं हो रही है, सांस की गति तेज़ तो नहीं चल रही है, बच्चा ब्लू तो नहीं पड़ रहा है, बच्चे को दूध पीना छोड़ दिया, पेशाब कम हो रहा है, लेटरिन बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये कुछ डेंजर साइंस होते हैं अलग अलग बीमारियों के, वो हम बस समझाते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि कम से कम बच्चे को प्रॉब्लम्स आएँ। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान डॉक्टर हरित भंडारी। डॉक्टर भंडारी, आपने जिक्र किया था एक दफ़े कि वैक्सीनेशन बच्चों के मामले में अनिवार्य होता है। गर्भस्थ जो शिशु है उसके लिए भी होता है अनिवार्य, और बाद में जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी। ये कौन कौन से वैक्सीनेशन है जो बच्चों के लिए सच में बहुत अनिवार्य है, और उन्हें अगर नहीं लगवाया जाए तो बच्चे को ख़तरा हो सकता है? बिल्कुल। सो ये कुछ वैक्सीन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही अनिवार्य हैं, जो लगाने ही हैं अपने को। वो सबसे पहले होता है जब बच्चा पैदा होता है तो BCG का टीका लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बैसिल कैलमेट ग्योरिन। ये TB की बीमारी से अपने को बचाव देता है बच्चे को। सो ये कंपलसरी टीका है जो लगाना है, और जन्म के टाइम पे उसके साथ में एक पोलियो की खुराक भी दी जाती है। जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है, 2.5 महीने का, 3.5 महीने के, इस दौरान हमें 3 टीके लगाते हैं। वो होता है डिफ्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। ये 3 बीमारी होती है जिसको अपन कहते हैं DPT का टीका। तो उससे 3 बीमारियों से बचाव होता है जो जानलेवा बीमारियां होती है। साथ में मेनिंजाइटिस का भी टीका आजकल लगता है, जो सरकार भी लगा रही है। साथ में एक निमोनिया का टीका भी है जो भी हम सब बच्चों को लगा रहे हैं। सो एक न्यूमोकोकल टीका जिसको बोलते हैं, वो निमोनिया से बचाव करता है बच्चे को। एक मेनिंजाइटिस का टीका होता है जो ब्रेन फीवर से बचाव करता है। तो ये आजकल कंपलसरी वैक्सीन्स में आ गए हैं और जो हमें लगाने ही चाहिए। उसके अलावा बच्चा जब 6 से 9 महीने का हो जाता है उस दौरान टाइफॉइड का टीका भी लगाया जाता है, और उसी प्रकार से MMR का टीका लगता है, वो भी कंपलसरी। उससे 3 बीमारियों से बचाव होता है बच्चे को, मम्प्स, मीज़ल्स, रूबेला। तो ये कंपलसरी वैक्सीन है जो लगाने चाहिए, और इस सीज़न में स्पेशली फ्लू का वैक्सीन भी एडवाइस किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को, जैसे आप फपोले बोल लीजिए, वो आते ही आते हैं, किसी को 5 साल की उम्र में, किसी को छोटी उम्र में, कुछ बड़ी उम्र में भी आते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब बड़ी उम्र में आए तो वो ज़्यादा परेशान होता है, ज़्यादा दर्द होता है, और ये होने ही चाहिए, होंगे ही। बताएं ये क्या परेशानी है और क्या ये लाइलाज है? आप शायद चिकन पॉक्स का जिक्र कर रहे हैं, है ना? सो चिकन पॉक्स जो ये बीमारी है वायरस से फैलती है, वेरिसेला जोस्टर करके कीटाणु का नाम है, जिससे फैलती है। और ज़्यादातर छोटे बच्चों के अंदर ये सीवियर डिजीज़ नहीं करती है। छोटे बच्चों में बीमारी होती है, एक से दूसरे को फैलती है, बच्चे इम्यूनाइज हो जाते हैं, एक तरह से वैक्सीनेट हो जाते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग ये बीमारी नहीं होती है। लेकिन जिन बच्चों में 5-6 साल की उम्र तक भी ये नहीं होती है, तो एडल्ट जब ये किशोर अवस्था में आते हैं, एडल्ट होते हैं, तब अगर ये बीमारी पकड़ते हैं तो उस दौरान ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकती है। निमोनियाज हो सकते हैं, ब्रेन फीवर्स भी होते हैं इसमें, और बहुत दर्द भी होता है ना? तो ये बीमारी इसीलिए कोशिश की जाती है कि जितनी जल्दी इसका, अगर ये बच्चे को नहीं हुई हो तो उसका टीकाकरण करके उस बीमारी को अपन से बचाव कर सकें। बड़ी उम्र के बच्चे को अगर ये चिकन पॉक्स होता है, वो क्या करे? तो अगर ये चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके लिए एंटीवायरल दवाई होती है जो जितनी जल्दी अपन चालू कर सकते हैं, 5 दिन का कोर्स होता है, वो देते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है ऐसे बच्चों में। जब बुखार होता है तो बुखार की दवा, खुजली बहुत आती है उसमें तो खुजली की दवा, कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए दवा देनी पड़ती है। बट ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं, बट बड़े उम्र के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की रिस्क ज़्यादा रहती है। ये अनिवार्य है कि हर बच्चे को ये होगा ही होगा? नहीं, ये अनिवार्य नहीं होगा ही होगा। अगर अपन किसी के कांटेक्ट में आते हैं बच्चे तो उनको होना ही है। ये बहुत फास्ट फैलती है, जैसे अपने कोविड अभी फैल रही है, उसी प्रकार की ये भी बीमारी बहुत जल्दी फैलती है ये। और बचपन पुराने ज़माने में तो ये वारिसेला पार्टीज़ बोलते थे, चिकन पॉक्स पार्टीज़ रखते थे लोग कि मेरे बच्चे हो गए, सबको सब बच्चों को बुला लो, सबको हो जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए प्रोटेक्शन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पहले होती थी। ये रेडियो लेक सिटी और हमारे मेहमान है डॉक्टर हरित भंडारी। डॉक्टर भंडारी, न्यूमोनिया जो स्थानीय भाषा में निकाला ऐसा कुछ भी बोलते हैं, ये छोटे बच्चों में भी, जो नवजात शिशु है उन्हें भी होता है, और थोड़ी सी उम्र दराज उन बच्चों को भी हो जाता है। और ये थोड़ा सा यूँ मान के चलिए कि आम भी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चों को किसी न किसी उम्र में निकाला निमोनिया हुआ ही है। कैसे बचा जाए, और हो गया तो क्या ये ज़्यादा घातक होता है, और क्या निकाला निमोनिया हो जाए तो आपके पास आना ज़रूरी है? बिल्कुल।
निमोनिया बहुत वैसे इंडिया में, अपने भारतवर्ष और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत कॉमन बीमारी है, जिससे अंडर 5 मोर्टेलिटी हम कहते हैं कि 5 साल के नीचे बच्चों की जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो बहुत ज़्यादा है निमोनियाज़ की वजह से। निमोनिया एक ख़तरनाक बीमारी है। वो छोटे बच्चों में न्यूबॉर्न न्यूनेटल पीरियड में भी हो सकती है और बड़ों में भी होती है। ये कई कारणों से होती है। जो कॉमन कारण होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, सबसे जो जानलेवा होते हैं। तो उसमें न्यूमोकोकल बैक्टीरिया होता है, ऐसे ही अलग प्रकार के निमोनियाज़ होते हैं। एक तो बैक्टीरिया से होता है, दूसरा वायरसेस से भी होता है निमोनिया, और तीसरा कई बार जो बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती उनमें फंगस वगैरह से भी, पैरासाइटिक और फंगस से भी निमोनिया होते हैं। जिन बच्चों को निमोनिया एकदम नहीं हो जाता है, निमोनिया होने से पहले, उस स्टेज में आने से पहले बच्चे को हल्के सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो अपने को एज पेरेंट्स अपने को पता होना चाहिए भाई, शुरू में बच्चे को बुखार आता है, हल्की सर्दी होती है, खांसी बढ़ जाती है, अगले 4-5 दिन में खांसी बढ़ती रहती है, बुखार टूटता नहीं है। ज़्यादातर बच्चों में तीसरे चौथे दिन बुखार ठीक हो जाना चाहिए, खांसी कम पड़नी चाहिए। अगर कम नहीं पड़ती है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली ये इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच गया है ना। और लंग्स में पहुंच जाना मतलब वो निमोनिया का सिम्टम हो सकता है। तो ऐसे जैसे आपको लगे कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, 4-5 दिन हो गए, खांसी बहुत चले जा रही है, बुखार टूट नहीं रहा है, बच्चे को थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सांस की गति थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल से, तो ये ऐसा कुछ भी लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपने को चेकअप कराना चाहिए। आप इस वक्त रेडियो लेक सिटी के साथ हैं और रेडियो लेक सिटी के साथ हैं डॉक्टर हरित भंडारी। डॉक्टर भंडारी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं खाने पीने की। बच्चे, ख़ास तौर पर नवजात शिशु, उन्हें क्या कुछ खाया जाना चाहिए और क्या कुछ माँ भी खाए, जिसका भी क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, और थोड़ा सा बाद में जो बच्चा बड़ा भी हो जाता है, जब लिक्विड डोज या उसके बाद थोड़ा सा सॉलिड फूड भी खाने लगता है, तो क्या क्या चीज़ें बच्चे को ज़रूर दी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल इम्यूनिटी शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ता है, और बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बनी रहे इसके लिए वो क्या खाए पिएँ या माएँ उनको क्या खिलाए पिलाएँ। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध सबसे श्रेष्ठ पोषण होता है। माँ के दूध के अंदर सारे तत्व होते हैं, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी भी होती है, बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ती है। तो और जो स्पेशली जो पहले दिन का जो पहला जो दूध होता है माँ का, उसको खींच बोलते हैं देसी भाषा में, वो बच्चे को मिलना ही चाहिए। भले उसके कुछ बूंदें आती है शुरू में, ज़्यादा नहीं होता है, 1 ml 2 ml इतना भी आता है, तो जितना भी आता है वो शुरुआती दौर का माँ का दूध, उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो अपन सुन रहे हैं आजकल, एंटीबॉडीज़ बहुत होती हैं, तो उन सब में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। बच्चे को सबसे पहला जो चीज़ होती है वो माँ का दूध पिलाना है। वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आजकल बोलते हैं कि पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही मिलना चाहिए बच्चे को, उसके अलावा हम बच्चे को और कुछ नहीं देना चाहेंगे। कई बार अपने घरों में ऐसा होता है, पुराने ट्रेडिशन चल रहे हैं, कई बार हनी दे देते हैं, अपने शहद दे देते हैं, शहद चटाते हैं, कई मदरसे आती है, हमने चाय पिला दी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, चाय बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशी से पीता है, ऐसे भी कहते हैं, बहुत माएँ सुनती हैं। तो वो तो गलत चीज़ है, वो नहीं करनी है। अपने को सिर्फ मदर के दूध पे ही रखना है। और मदर का दूध की तैयारी बच्चा जब माँ के पेट में होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, तभी मदर को प्रिपेयर करना चाहिए कि भाई उसका दूध आएगा और दूध कैसे पिलाना, बच्चे को कैसे अटैचमेंट करना। तो ये सब चीज़ें पहले ही सीख लें, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो अपने को कोई दिक्कत ना आए फीडिंग की। तो 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाता है। 6 महीने के ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो माँ के दूध के अलावा सेमी सॉलिड फूड जो कहते हैं, वीनिंग फूड, जो अर्ध ठोस आहार, वो चालू किया जाता है बच्चों में। तो वो यूजुअली उसका प्रिंसिपल ये रहता है कि कोई एक अनाज चालू किया जाता है। सपोज़ दाल चालू की अपन ने, तो मैश दाल होनी चाहिए, अच्छी तरह पका के उसको मैश करके और थोड़ा छान के, थोड़ा गुद्दा टाइप होता है वो, थोड़ा पहले शुरू में पानी जैसा देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि 5 से 7 दिन तक अपन एक ही चीज़ देते हैं बच्चे को। 6-7 दिन हो जाते हैं, जैसे दाल आपने चालू की, वो सूट हो गई बच्चे को, वो लेना चालू कर दिया, तो 6-8 घंटे का जो अंतराल में वापस जो खुराक अपन देंगे, तो वो अपन थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं, चावल का मांड दे सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट 7-8 दिन बाद अपन नई चीज़ ऐड करते हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल होता है, तो उसको अच्छी तरह मैश करके मतलब मेन्यू बच्चे का चेंज करते हैं, मेन्यू चेंज करते हैं। ये हर चीज़ 7 से 10 दिन के गैप में चालू करते हैं, ताकि किसी चीज़ की एलर्जी हो, कोई चीज़ नहीं ले पा रहा हो बच्चा, टॉलरेट नहीं कर पा रहा हो, तो हमें एक आइडिया लग जाता है। वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को अतिरिक्त कुछ देने की ज़रूरत पड़ेगी इन दिनों? इन दिनों में
अच्छा पौष्टिक खाना अगर देंगे जिसमें वेजिटेबल्स हों, हरी साग सब्जी हो, टमाटर पालक का सूप हो, गाजर, ये सब जो वेजिटेबल्स अपने जो अभी सीज़न में आ रही है वो सब अपन देंगे तो उनमें बहुत अच्छे तत्व वैसे भी होते हैं। लेकिन स्पेशल अभी जो चल रहा है अपना कोविड का सीज़न और सारी प्रॉब्लम्स, तो कुछ बीच बीच में जिंक सप्लीमेंट दे सकते हैं जो अपन सब अभी जो एक तो जिंक दे सकते हैं, विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी होता है जो वो दिया जा सकता है। बट ऐसा नहीं कि रोज़ देते रहें, अपन महीनों तक देंगे तो उन सब की टॉक्सिसिटी भी होती है, उनका नुकसान भी होता है। सो बीच बीच में सप्ताह में जैसे 3 दिन दे दिया अपन ने, 4 दिन दे दिया, तो एक विटामिन डी की कमी से बचाव रखना है बच्चों को इस दौरान। विटामिन डी भी इम्यूनिटी में बहुत काम करता है। तो विटामिन डी यूजुअली सनलाइट से होता है, धूप से मिलता है अपने को, तो वो भी सप्लीमेंट करना चाहिए अपने को। तो विटामिन डी की पुड़ियाएँ आती है, तो वो हर 15 दिन में, महीने में एक बार एक ले लें, ये अपन इस सीज़न में करना चाहेंगे। डॉक्टर हरित भंडारी, जाते जाते लेक सिटी की तमाम माँओं को और क्या सुझाव देंगे, ख़ास तौर पर वे माएँ जो नवजात शिशु की माँ हैं? सो नवजात शिशुओं की मदर को मैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैं कहना चाहूँगा वो यही है कि जहाँ तक हो सकता है माँ का दूध पे ही रखना है बच्चे को, ऊपर का दूध या और कुछ नहीं देने का है। सेकंड, टीकाकरण जो अपनी बात हुई थी, जन्म के बाद तुरंत एक टीका और उसके बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना। अभी टीकाकरण में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ये, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लेट हो गया टीकाकरण, सब लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, जाते हैं तो भी टीका नहीं लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जिससे बच्चों का डिले हो गया है टीकाकरण। तो अपन इस जो भी टीके बच्चे के रह गए हैं वो आप जाके ज़रूर लगाएं, मास्क पहन के जाएं हॉस्पिटल, सब केयर रखें, लेकिन जाइए, अभी सब लग रहे हैं। ठीक है जी। डॉक्टर हरित भंडारी, आपका हृदय से आभार।